सबका स्वागत करती हूँ। हमने देखा कि एक लड़की अधमरी हालत में सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर था कि किसी ने उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया है। क्या वजह थी इसकी और कौन थे वो लोग जो इसके साथ जानवरों की तरह पेश आए थे, वो भी इस कदर कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी सदमे में थी। कौन लोग थे वो जो उसे मार डालना चाहते थे? क्या उसकी जान बच सकी? आइए देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी। आप यहीं रुकिए। ये तो असॉल्ट का केस लगता है। इस लड़की पर किसी ने बहुत बुरी तरह हमला किया है। सिस्टर, ड्रिप लगाइए फास्ट। इतने जख्म? इनमें से तो कई जख्म बहुत पुराने लगते हैं जिन पर ठीक तरह से ड्रेसिंग भी नहीं हुआ। लेकिन इस बेचारी को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? कौन लाया इसे? सर, वो पुलिस वाले इसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया है लेकिन हालत बहुत। क्या लगता है? सुबह तक होश आ जाएगा तो अच्छा है, वरना। वैसे मिली कहाँ आपने? पेट्रोलिंग करते वक्त जब हम वहां से निकले, एरिया वो सुनसान लग रहा है। पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी यार। सिस्टर, कैसी हालत है पेशेंट की? सर, ब्रीदिंग और बीपी तो नॉर्मल है, बस अब तक होश नहीं आया। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये लड़की बच जाएगी? इंस्पेक्टर, हम लोग कल रात से कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी कल से थोड़ा सुधार है इसमें। वैसे है कौन? वही तो पता करना है डॉक्टर साहब। मिश्रा, कंट्रोल रूम में इस लड़की के बारे में पता करो। हर अखबार में इसकी फोटो छपवा दो। राइट सर। कोई तो होगा जो इसके बारे में मालूम कर रहा होगा। सड़क पर बेबस मिली इस लड़की की आइडेंटिटी पुलिस और डॉक्टर के लिए अब तक राज बनी हुई थी, पर इसके शरीर पर लगा एक एक जख्म उसके साथ हुए जुल्म की कहानी सुना रहा था। पर अफसोस कि जख्म कभी भी जख्म देने वाले की गवाही नहीं दे पाते। पुलिस को अब भी उम्मीद थी कि कोई न कोई इस लड़की की फोटो पहचान कर सामने जरूर आएगा, या फिर ये लड़की कभी न कभी होश में आकर अपने गुनहगारों का पता बताएगी। अरे वाह, तुम तो जाग गया। माई सेल्फ पैना, मैं इस हॉस्पिटल का नर्स है। और तुम्हारा नाम क्या है? कुछ दिन पहले तुम इस हॉस्पिटल में आया, एकदम बैड कंडीशन में। तब से मैं ही तुम्हारा देखभाल करता। पर एक बात बताओ, तुम इतना रात को रोड पे क्या कर रहा था? फैमिली के साथ झगड़ा हुआ क्या? अच्छा छोड़, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे भैया रुको, आपने नहीं कहीं देखा? नहीं। अरे बाप, पता तो इसी हॉस्पिटल का है। दीदी कहाँ होगी? बेटा आगे पूछते हैं किसी से, शायद कोई बता दे। मैडम ये लड़की इसी अस्पताल में, आपको पता है कौन से वार्ड में है? मेरी बेटी, जरा देख के पता ना कहाँ है ये। पता ना? ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। आइए मेरे साथ।
और मैंने पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया। जब 2 महीने पहले देखा था तब तो ऐसी हालत नहीं थी। क्या उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि तुम उस घर की बहू हो? और संजय, उसने भी कुछ नहीं कहा। संजय कहता था प्यार करता है मुझसे। पवित्रा। हाँ माँ। लड़के वाले आते ही होंगे बेटा। हाँ माँ, बस 2 मिनट। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा बस भगवान ही जाने। क्या माँ? घर का सारा काम करती हो तुमने तो मेरी बस आदत ही बिगाड़ दी है। क्या माँ, आप भी पूरे दिन दीदी की तारीफ करती रहती हो, और मैं जो सुबह से मार्केट के चक्कर लगा रही हूँ उसका क्या? तो सुबह से बाजार के चक्कर लगा क्यों रही हैं आप? मैं मेरे होने वाले जीजू के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर्स, शगुन्स, वो सारा काम करके आई हूँ। मैंने तो अभी हाँ भी नहीं बोला, और इसकी जीजू वो पहले से हो गए। क्या माँ, इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा, संजय बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है, और मैं किसी भी हालत में ये रिश्ता अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। देखो बेटा, तुम मना मत कर देना बस। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। चलो अब मैं तैयार हो जाती हूँ। बस एक बार पवित्रा का ब्याह हो जाए, मैं तो गंगा जी नहा लूं। क्या माँ, आप भी हम कोई काम है जो करके खत्म कर दोगे? तुम नहीं समझोगी बेटा, एक विधवा के लिए 2 बेटियों को पालना, उनका ब्याह करना कितना मुश्किल होता है। खुश रहो बेटा। आइए। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजा रखा है आपने। ये सब पवित्रा ने किया है, उसे बड़ा शौक है घर संवारने का। वैसे पवित्रा है कहाँ? वो अंदर है, मैं भी बुलाती हूँ। साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। आज तो वो तुम्हें पसंद कर ही लेंगे। अम्मा, मुझसे जो भी शादी करेगा ना, बड़ी किस्मत वाला होगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद कर, आज जल्दी से चाय लेकर। है वो अभी चाय नाश्ता लेकर आ रही है। लो आ गई। बेटा, सबको चाय दो। अरे रहने दीजिए सब फॉर्मेलिटी। पवित्रा आओ बैठो। वैसे आजकल वो जमाना नहीं रहा कि लड़की को हंसकर बोलकर चलकर दिखाना पड़े। आज का जमाना और है। मेरी बेटी हीरा है केतकी जी, बिना बाप के पली बड़ी है, बचपन से जिम्मेदार है, घर का बाहर का सारा काम संभालती है। और कॉलेज में भी अव्वल है केतकी जी। यही बात तो आजकल की लड़कियों में मुझे सबसे अच्छी लगती है, हर काम अपने दम पर। मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। पवित्रा, बेटा संजय जी को अपना कमरा दिखाओ। काफी सुंदर कमरा है आपका। लगता है आज सारी बातें मुझे को करनी होंगी। कोई नहीं, आज के लिए मैं थोड़ा सा बेशर्म हो जाता। उस दिन जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। थोड़ा बोला था लेकिन ज्यादा बेशर्म हो गया। वो कहना कि
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी सुंदर हो। I mean, शादी के बाद तो तुम पत्नी। चलो इसी बहाने तुम्हारी हंसी तो सुनाई दी। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ पवित्रा कि शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत 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 खुश रखूंगा। लो भाई आ गए दोनों। क्या बात हुई? अरे अरे कुछ बोलो भी। वो दीदी, जैसा आप और जीजा जी ठीक समझे। लो जी, इनकी तरफ से हाँ है। और पवित्रा, अपनी मर्जी बताओ। जैसा माँ कहे। इनकी तरफ से भी हाँ हो गई। लीजिए, बधाई हो। शगुन। बधाई। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे भाई का घर बसने जा रहा है और उससे पवित्रा जैसी इतनी सुंदर दुल्हन मिलने वाली है। अरे बस बस। काफी सुशील लड़की है, संजय को हमेशा खुश रखना। अरे शगुन के पैसे दो। लो भाई, आज से पवित्रा हमारी हुई। पवित्रा और संजय की शादी यूं तो एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन एक मुलाकात में ही दोनों में प्यार हो गया। दोनों अपनी शादी और सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं में खोए थे। पवित्रा को अंदाजा भी नहीं था कि उसका कल इतना भयानक होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पवित्रा को इतने दुखद अंजाम तक पहुंचा दिया? आप ये सब मुझे अब कह रही हैं, कहाँ से लाऊंगी मैं? जी ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। क्या हुआ माँ? परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, शादी का घर है, 50 तैयारियां करनी होती है ना। अब तुम इन सब में मत उलझो, तुम खुद से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आपका क्या? संदूक से मैंने दादी के कंगन निकाले। तुम्हारे खाली हाथ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलो जल्दी पहनो। तुम तैयार हो जाओ। ये कंगन तो मैंने माँ को दिए थे, ये दीदी के हाथ में कैसे? इसे गाड़ी में रखवा दो। बेटा, तैयार हो गई तुम? हाँ अम्मा। अम्मा, वो दादी के कंगन जो मैंने आपको पहनाए थे, वो केतकी दीदी के हाथ में कैसे पहुंचे? बेटा पूछ मत। अचानक मुझे याद आया कि बारात के स्वागत के समय समदन को कुछ सोने की चीज देते हैं, और मेरे तो बेटा दिमाग से निकल गया और मैंने खरीदा भी नहीं। बस वो कंगन मेरे हाथ में थे ना, मैंने वही दे दी है। पर अम्मा, वो कंगन आपके थे ना। तब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब तुम ये सवाल तलब करना बंद करो। बेटा, तुम विदाई के लिए तैयार हो जाओ, मैं बाहर देखती हूँ। पवित्रा, आज से ये घर तुम्हारा और इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। मैं इस घर में अपनी छोटी बहन लाई हूं। और खबरदार, जो तूने इसे रुलाया तो
तुझे पहले मुझसे निपटना होगा। अरे बस बस। खुश रहो। चल पवित्रा, मैं तुझे तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, चलकर आराम कर ले। देखो, दीदी ने आराम करने के लिए कहा है। वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले शक्कर खत्म हो गई। दीदी, क्या चाहिए आपको? सुन, तेरे गहने कहाँ हैं? क्यों? पड़ोस वाली भाभी बता रही थी कि शुक्ला जी की यहाँ रात को चोरी हो गई, चोर सारे गहने ले गए। एक काम कर, अपने गहने दे दे, मैं उन्हें लॉकर में रखवा दूंगी। खामखा क्यों रिस्क ले? ठीक है। बहुत अच्छा। अच्छा सुन, अपनी माँ से पूछना वो कब आ रही है। माँ आने वाली है? हाँ भाई, उन्होंने ही कहा था कि वो आने वाली है अपनी बेटी से मिलने। अब लाडली बेटी है तो याद तो आती होगी ना। एक काम कर, उन्हें जल्दी से बुलवा ले और कहना कि की याद कर रही थी। अच्छा ये बता, ये सोने का है? एक काम कर, ये भी दे दे, मैं तेरे को आर्टिफिशियल बनवा दूंगी। ऐसा सोना पहनकर घूमना खतरे से खाली नहीं है। निकाल। सुन, ये भी दे दे। नहीं दीदी, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, इसे मैं कभी अलग नहीं करती। इसे रहने दीजिए। कोई बात नहीं। मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों हो बेबी को? जरा भी वक्त नहीं बिताया साथ में, कल ही ऑफिस चले जाओगे। हम हनीमून पे भी नहीं गए। ओहो, तो ये वजह है मैडम की नाराजगी। मेरी जान, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहता? एक काम करते हैं, हम ना अगले मंथ ही पक्का से हनीमून पर चलते। प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। पहले हनीमून, फिर शॉपिंग, नए गहने, नए कपड़े। अच्छा, गहनों से याद आया, कल दीदी मेरे सामान में मेरे गहने ढूंढ रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उन्हें अपने सारे गहने दे दिया। मेरी बात सुनो, तुम ना ये घर की सारी टेंशन्स ना दीदी पर ही छोड़ो। दीदी ना इस घर को बहुत सालों से संभाल रही है और वो इस घर के लिए जो भी करती है ना, भले के लिए ही करती है। ट्रस्ट मी। तो उनकी फिक्र आप बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है?
अरे वाह, क्या बात है केतकी, आज कोफ्ते में पवित्रा ने तुम्हें भी फेल कर दिया। क्या स्वाद है। देख रहे हो पवित्रा, तुम्हारे जीजू के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। नहीं नहीं जीजू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट दीदी ने ही तो कोफ्ते बनाना सिखाया। ये हुई ना अच्छी भाभी वाली बात। अच्छा पवित्रा, तुमने माँ को फोन किया? कब आ रही है? सॉरी दीदी, बिल्कुल भूल गई। तो क्या हुआ? लो, अभी बात कर लो। हेलो अम्मा, कैसी है? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। हाँ मुझे भी बहुत याद आती है अम्मा, यहाँ सब आपको बहुत याद करते हैं और केतकी दीदी तो खासकर पूछ रही हैं कि आप कब आओगी। अच्छा ठीक है अम्मा, बाद में बात करती हूँ। अम्मा ने आप सबको बहुत प्यार दिया। अरे वो सब तो ठीक है, पर क्या कहा उन्होंने, कब आ रही है? दीदी अभी तो अम्मा नहीं आ रही हैं, पड़ोस में शादी है तो बोल रही है शायद अगले महीने आएंगी। क्या कर रही है? ऐसे सफाई होती है? कितनी धूल जमी है इधर? क्या कर रही है? कितनी धूल पड़ी है इधर, देख रही है कि नहीं? अरे भाभी क्या किटकिट कर रही हो? किटकिट कर रही, जबान लड़ाती है। महीने में 7 दिन छुट्टी चाहिए तुझे और पगार पूरी, और काम के समय पर नानी मर जाती है तेरी। हाँ, तेरे ऐश के लिए टकसाल नहीं खोल रखा मैंने। इतनी तकलीफ है ना, जाया नहीं जरूरत है तेरी, जा। ठीक है चली जाऊंगी, मेरा हिसाब पूरा कर दो। हिसाब पूरा कर दो, कल आना, हिसाब पूरा कर दूंगी, जा। आई बड़ी, हिसाब पूरा कर दो। लोगों को लगता है कि हमें डराकर पैसे ऐंठ लेंगे। अरे मैं नहीं डरती इनसे। अरे हम दोनों है ना, सारा काम निपटा लेंगे घर का साथ में। ये बाइयों के दबाव में नहीं आती मैं। अरे हर महीने 2000 रुपए का बेमतलब खर्चा। हाँ बताओ, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? हाँ बताओ तुम पवित्रा, कर लोगी ना घर का काम? हाँ दीदी, अपने घर का काम करने में क्या परेशानी है? हाय, ये हुई ना बात। पवित्रा सुनो ना, खाने के बाद बर्तन सारे साफ कर देना और रात के खाने के लिए सब्जियां काट देना। और ये निकम्मी, ये ठीक से साफ सफाई भी नहीं करके गई। थोड़ा डस्टिंग साफ सफाई कर दोगी? मैं बहुत थक गई हूँ, तो खाने के बाद सोना चाहूंगी। हाँ खाओ ना। पवित्रा, पवित्रा, जरा ये साफ कर दो ना, सारी सब्जियां गिर गई। हाँ? अब पवित्रा, क्या हुआ? मत पूछो पवित्रा, आज बस से मरते मरते बचाओ मैं। बस का सफर तो एक दिन मेरी जान ही ले लेगा पवित्रा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? चलिए रूम में, मैं दवाई लगा देती हूँ। आराम से पवित्रा। सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो बस वाले की है। और जाना भी रोज बस में ही है। सही कह रही हो तुम। अगर खुद का व्हीकल होता तो काम बहुत आसान रहता पवित्रा। अगर खुद की बाइक होती तो मजा आ जाता ना। रोज आराम से ऑफिस चला जाता, सारा काम हो जाता, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं संडे को घुमाने भी ले जा सकता था। पर क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सिफारिश लगा दूंगी। सच्ची? हाँ। आराम से। ये हुई ना अच्छी बीवी वाली बात। दीदी। भाई क्या हो गया, फिर से चोट लग गई? हाँ कुछ नहीं दीदी, आज
फिर बस से मरते मरते बचा। हे भगवान, आज मेरे भाई को कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। आओ आओ जरा। अच्छा, आराम से, आराम। तो दीदी क्या होता, तुम्हारा भाई तो मरता ना, उससे इस औरत को क्या फर्क पड़ता? पति जिए हमारे। क्या हुआ? और देखो जैसे बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि क्या हुआ। देखा दीदी, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? जैसे कुछ जानती नहीं। संजय को बाइक चाहिए, पता है ना तुझे? की थी ना बात तुझसे? इस बात को कितना समय हो गया? अभी तक बाइक क्यों नहीं आई इसके पास? मैं कहाँ से बाइक लेके आऊंगी? अच्छा, तूने तो कहा था कि इंतजाम हो जाएगा पैसों का, सिफारिश लगाएगी तू, तो फिर अभी तक पैसों का इंतजाम हुआ क्यों नहीं? मैंने तो ये कहा था कि मैं भगवान से सिफारिश लगाऊंगी कि आपके पास पैसे आ जाए और आप अपने लिए एक बाइक खरीद सकें। भगवान क्या छप्पड़ फाड़ कर तुम्हें पैसे देता बाइक खरीदने के? अगर इतनी फिक्र होती ना अपने पति की तो मांग लेती बाइक अपनी अम्मा से। दीदी, आप अम्मा को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? अम्मा, मैं बताती हूँ अम्मा, तेरी अम्मा बीच से साइड पे हो गई। बड़ी चालाक निकली वो बुढ़िया। शादी में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, हाँ? शादी होते ही गायब हो गई, हाँ? और दीदी, उसने तो 1 महीने का वक्त मांगा था ना। 1 महीना अब पूरा हो चुका है दीदी, अब वसूली का वक्त है। सुन पवित्रा, कल सुबह अपना सामान पैक कर और सुबह पहली बस पकड़कर अपनी अम्मा के पास जाना और उन्हें जाकर याद दिला कि अभी 1 लाख रुपए देने बाकी हैं। और सुन, इस बार संजय के बाइक के लिए 50,000 रुपए लेकर आएगी तू। दीदी, अम्मा कहाँ से 50,000 रुपए लाएंगी? इस शादी के लिए तो उन्होंने उधार लिए थे। चुप चुप, जितना कहा जा रहा है ना उतना ध्यान से सुन, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। कल सुबह अपना सामान तैयार रख, छोड़ आऊंगा तुझे तेरी अम्मा के पास, समझी तू? चलो भाई, करने दो इसे। आराम से, आराम से। दीदी, ऐसे रोते नहीं हैं, इतने खूबसूरत चेहरे पर ये आंसू अच्छे लगते हैं क्या पवित्रा? मैं एक बार कह दूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी, मैं तो इसको समझा रहा था कि हम लोग की बात मान लेने में ही इसकी भलाई है। शादी के बाद ससुराल में दहेज की मांग इसी तरह शुरू होती है और बढ़ती जाती है। कई लोगों के लिए बेटा ब्लैंक चेक होता है जिसे उसकी शादी में भुना सकते हैं। यही संजय और उसके परिवार को भी लगता था। लेकिन जब पवित्रा से और पैसे मिलने की उम्मीद कम हो गई तो उन्होंने उसे मायके वापस भेजने का फैसला कर लिया। पैसों की लालच में लड़की के परिवार पर दबाव बनाने के ऐसे तरीके दहेज के लालची ससुराल वाले अक्सर अपनाते रहे हैं। कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, लेकिन अगर वहीं से उसे निकालने की धमकी दी जाए तो वो कहाँ जाएगी? अब पवित्रा के परिवार का क्या रुख होने वाला था? इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई अम्मा? वो कंगन भी दहेज के थे, रस्म के नहीं थे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा। अम्मा, अब तो मत छुपाओ। वो लोग अपने असली रंग दिखा चुके हैं मुझे, और यहाँ आपसे मिलने के लिए नहीं, पैसे ऐंठने के लिए भेजा है। बेटा, अब तक मैं 30,000 का इंतजाम कर पाई। इस बार ये ले जा, बाकी आगे के लिए और मोहलत मांग ले। अम्मा, ये क्या कह रही हो? मैं आपसे पैसे लेने नहीं आई हूँ, बल्कि सच जानने आई हूँ। मैं घर जाके संजय से बात करूंगी और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है अम्मा।
वरना इसे नासूर बनते देर नहीं लगेगी। आखिर सब नासूर बन ही गया ना अम्मा। अगर आप उन्हें मना कर देती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मुझे माफ कर। क्या ये सच है कि आपकी बेटी को दहेज के लिए ब्लैकमेल किया गया था? इंस्पेक्टर साहब, दहेज हर शादी का हिस्सा होता है, आप चाहो या ना चाहो। अच्छा पवित्र जी, जब आप बिना पैसे के पहुंचे तो उनका रिएक्शन क्या था? मुझे लगा कोई और मुझे समझे या ना समझे, कम से कम संजय तो मुझे समझेगा। अरे पत्थर पड़ गए थे क्या तेरी अकल पर, जो 30,000 रुपए भी अपनी अम्मा के पास छोड़ आई? हाँ? बोल। आपको तो सब पता है, अम्मा का कोई सहारा नहीं है, वो कहाँ से लाएंगी इतने पैसे? अगर नहीं दे सकते थे तो फिर हाँ क्यों बोला? इतनी गरीबी थी तो फिर शादी क्यों करा दी? बांध देते ना तुझे किसी भिखमंगे के पल्ले। नुकसान करा दिया हमारा। दीदी, मैं इस घर की बहू, आप ऐसा कैसे कह सकती है मुझे? सब कुछ कह सकती हूँ, जो चाहे कह सकती हूँ मैं। और तुझे बड़ा शौक है ना अपनी माँ के पैसे बचाने का। अब मैं तुझे बताती हूँ माँ के पैसे बेटी से कैसे वसूल करते। पवित्रा के सपने टूट चुके थे। वो जान चुकी थी कि संजय के लिए वो सिर्फ एक एटीएम कार्ड की तरह थी। पैसों के ना मिलने का मतलब था उस पर जुल्म का होना। लेकिन क्या पवित्रा की हालत का जिम्मेदार सिर्फ दहेज का ना मिलना ही था या कोई और वजह भी थी? पवित्रा के साथ उसके ससुराल वालों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। सुन, आज से केवल 3 लोगों का खाना बनेगा, क्योंकि आज से तेरा एक वक्त का खाना बंद। तेरी अम्मा ने लाख रुपए देने हमें। अब तुम्हें इस घर में लाकर तो कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टे और खर्चे बढ़ ही गए। तो अब एक वक्त का खाना नहीं खाओगी तो कुछ पैसे ही बच जाएंगे। सिर्फ 3 लोगों का खाना, याद रखना। आके ले जाओ अम्मा। बेटा क्या हुआ? वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर। थोड़ी बहुत मुश्किल तो हर शादी में आती है बेटा, तुम हिम्मत रखो। हिम्मत तो बची नहीं अम्मा। बेटा मैं सब जानती हूँ, ससुराल कांटों का ताज होता है, थोड़ा सह ले। 2-3 साल में सब ठीक हो जाएगा। अगर तू इस तरह चली आई तो पारुल का क्या होगा? सोचा है? एक विधवा मां तेरी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? तेरी टूटी हुई शादी का दाग तेरी बहन की जिंदगी पर भी पड़ेगा बेटा। अब वही तेरा घर है, नंबर लगाने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। पवित्रा पर ससुराल वालों के जुल्म बढ़ते गए और उसकी माँ सब कुछ जानकर भी उसे रिश्ता निभाने को कहती रही। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमारे समाज में लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका मायके वापस आना सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है। इसलिए उस पर कितने भी अत्याचार हो, मायके और रिश्तेदारी में नारी की गरिमा का हवाला देकर उसे सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने की हिदायत दी जाती है। आखिर बेटी शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है? क्या कन्यादान के बाद उससे सारे रिश्ते टूट जाते हैं? क्या माँ बाप का प्यार और जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, लेकिन लोग फिर भी ऐसा करते हैं और अक्सर इसकी कीमत बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
मुझ पर हाथ उठाती है तू? हाँ? मुझ पर हाथ उठाती है? खाना नहीं दिया। ले 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 ले। खाना खाने को नहीं दिया तुझे? हाँ? नहीं दिया? तेरे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मुझे भी तेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए। चल तुझे तेरी सही जगह दिखाता हूं। चल। चल ना। तेरा दिमाग चलता है ना बहुत। चल तेरा दिमाग ठिकाने लगा। चल ये है तेरी सही जगह। अब मर यहाँ पर। लो खा लो, खा लो। तुम दोनों से छिपा कर लाया हूं तुम्हारे लिए खाना। अरे रुको रुको, अरे पहले मेरी भूख प्यास तो मिटा दो ना। जीजा जी देखिए ऐसा मत कीजिए, वरना मैं दीदी से बोलूंगी। कोई नहीं है घर में। जीजा जी ऐसे मत वो दोनों बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। क्या तमाशा है? हुआ क्या? क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? अरे इससे पूछो कैसे चोट लग गई मुझे। एक तो तरस खाकर मैं इसके लिए खाना लेकर गया, ऊपर से मुझ पर ही चढ़ गई। मुझसे बोलती है अंजय तू मुझे छूता ही नहीं, आप ही। जी जी, ऐसी बातें बोलती है कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या बोल क्या रही जीजा जी? अरे ये क्या बोलेगी? अरे इस घर में तो मर्दों की इज्जत ही नहीं है। ये झूठ बोल रहे। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ इनकी मुझ पे बुरी नजर है। अरे चुप कर। मेरे पिता समान जीजा जी पर इतना बुरा इल्जाम लगाते हुए तो जरा सी भी शर्म नहीं आई? तो जैसी गंदी औरत को ना इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने देना चाहिए। चल चल तू निकल 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 तो मेरे से। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। इसे निकालेंगे, लेकिन ऐसे कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व है ना तुझे? दूसरों के पति पर डोरे डालेगी, हाँ? अपनी इन काली जुल्फों से जादू चलाएगी। पकड़ के रखो इसे, इसे। छोड़ दे तुझे? हाँ? मुझे जाने दे तुझे? हाँ? मुझे जाने, मैं चली जाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे तुझे। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं। बता दो। उठाकर फेंक दो इस कूड़े को इस घर से बाहर। चल उठ। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। उठ। माँ, अब मेरी शादी हो या ना हो, पर दीदी वहां नहीं जाएगी और आप उन्हें वहां जाने के लिए नहीं कहेगी, समझी? बिल्कुल नहीं कहूंगी। नहीं अम्मा, जाना तो मुझे पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आखिर रिश्ता है मेरा उनसे, और हर रिश्ते को उसके सही अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ओम श्रीमान महागणाधिपते नमः। अब वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ठहरिए पंडित जी, शादी के पहले कुछ हिसाब किताब तो हो जाए।
क्या तमाशा क्या लगा रखा है? हाँ? तुमसे बात करने नहीं आई, लड़की के माँ बाप से बात करने आई। तो अंकल जी कितने में खरीदा है आपने ये दामाद? ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे कीर्ति दीदी, आप भी यहाँ हैं? और अभी भी मेरी माँ के ही कंगन पहनी है, क्यों? इन लोगों ने कुछ दिया नहीं? क्या तमाशा कर रही है यहाँ? चल भाग। पहले मेरी माँ के कंगन तो निकाल, निकाल। तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? भगाओ ना इसे यहाँ से। हाँ, भगाइए भगाइए, भगाने के बहाने छूने को भी मिल जाएगा ना। बड़ा मजा आता है ना दूसरों की औरतों को हाथ लगाने में। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? बड़ा गहरा रिश्ता है आपके होने वाले दामाद से मेरा, 7 जन्मों का रिश्ता। आपके होने वाले दामाद की बीवी हूँ मैं। बीवी? ये सब क्या है? सुनिए, झूठ बोल रही है। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल हो गई, और थोड़े दिनों में आपकी बेटी भी पागल हो जाएगी। जब इनकी दहेज की मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे ना, तब इसको बाइक चाहिए, इनको जेवर, पैसे, और इसको तो आपकी बेटी का जिस्म चाहिए। और जब ये सब नहीं मिलेगा ना, तो आपकी बेटी भी पागल हो जाएगी। सोच समझ के सौदा करिए। कौन है लड़की? कौन है ये? आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये लड़की तो कब से मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी। मैं आपको सब सच बताती हूँ। चलिए। पुलिस? जो भी सच बताना है पुलिस स्टेशन में चल के बताना। चलो अरेस्ट करो इन्हें। अरे सुनिए बात तो। पर विश्वास तो कीजिए। लड़की सर, एक मिनट रुकिए। आखिर किस काम की ऐसी शादी जिसमें ना प्यार हो और ना सम्मान? आखिरकार पवित्रा ने इस झूठे और खोखले रिश्ते को उतारकर फेंक ही दिया। अगर जानकी ने समाज की परवाह करने की बजाय पहले ही अपनी बेटी की तकलीफ समझकर उसे घर बुला लिया होता, तो उसे इतना अमानवीय अत्याचार नहीं सहना पड़ता। जब पहली बार पैसों और बाइक की मांग की गई थी, उसी वक्त दहेज कानून के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी। अदालत ने संजय और केतकी को दहेज लेने और दहेज के लिए पवित्रा को मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर करने का दोषी पाया और आईपीसी सेक्शन 498A यानी कि दहेज कानून के तहत 25,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद हुई। साथ ही साथ मोहन को आईपीसी सेक्शन 498A, 354 और 511 के तहत 25,000 का जुर्माना और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दहेज हमारे समाज का कड़वा सच है और इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये आज भी जारी है। तो फिर होगी मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान